स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है जैक बोर्ड पेपर फिजिक्स 12 क्लास के सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 10 तक MCQ किए थे एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 25। जैसा कि आप लोग जानते हो इसमें 3 सेक्शंस हैं, MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इनके अलग अलग वीडियोज बनेंगे। अगर एक साथ बनते तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको हमने पार्ट वाइज किया है। तो आज सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख दें जैक बोर्ड 2026 क्वेश्चन नंबर 11। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? वेबर पर मीटर स्क्वायर मात्रक है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटे ये यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड के कई यूनिट होते हैं, जैसे E=F/Q भी होता है ना, F/Q। F इज द फोर्स न्यूटन एंड Q इज द चार्ज कूलाम। न्यूटन पर कूलाम भी हो सकता है, बट आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेजर्ड बाय। सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल इज मेजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज इंड्यूस्ड EMF। हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन के कारण EMF प्रोड्यूस होता है और EMF के कारण करंट फ्लो होता है इन द सर्किट। एक छोटा सा एग्जांपल हम दे देते हैं। अगर ये कॉइल है यहाँ पर कॉइल है और यहाँ पर हमने कोई एमीटर या वोल्टमीटर लगा देते हैं, है ना, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट को हम लोग मूव कराते हैं इसके अंदर, कॉइल के अंदर, देन इट गेट डिफ्लेक्शन। यहाँ एमीटर है, गैल्वेनोमीटर भी हम लगा सकते हैं स्मॉल करंट के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या एमीटर या गैल्वेनोमीटर क्या देता है? डिफ्लेक्शन देता है। दैट मीन्स इसमें करंट फ्लो होता है और वो करंट जो है वो इंड्यूस्ड करंट है, और वो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड EMF के कारण आता है। वो कैसे होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात हम करें, 13 का आंसर देखते हैं। द यूनिट ऑफ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस E= होता है LdI/dt, है ना। ये फॉर्मूला होता है। L जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का हो या इंडक्टेंस का, इसका यूनिट होता है हेनरी। तो आंसर ए हो गया, हेनरी। यहाँ से और दूसरा यूनिट भी निकल सकता है, जैसे आपने देखा E/dt/di। E हो गया वोल्ट, है ना, वोल्ट, dt, ठीक है, सेकेंड, और अपॉन हो गया एम्पियर यानी करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हेनरी ने इसको खोज की थी हेनरी ने, और हेनरी वॉज द साइंटिस्ट, उन्होंने खोज की, इसलिए इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी, और आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें
14. The mean value of alternating current in half cycle is. अल्टरनेटिंग करंट हम लोग जानते हैं, ये करंट हो गया, ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम के साथ साथ है ना अप डाउन होता रहता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. दिस करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. इसमें बेटे दो हाफ होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ ऊपर, एक निगेटिव हाफ नीचे. तो इसने कहा है कि हाफ साइकिल के लिए यानी इस साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू 0 होता है. याद रखना, आप आगे किसी पेपर में आ सकता है. अल्टरनेटिंग करंट के लिए फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू 0 होता है, और हाफ साइकिल के लिए आई नॉट अपॉन √2. आई नॉट कहते हैं मैक्सिमम यानी पीक करंट. ये जो है इसको आई नॉट बोलते हैं, मैक्सिमम करंट बोलते हैं. राइट, तो इसका भी आंसर हो गया ए. ओ आज ए ज़्यादा आ रहा है. पिछले वीडियो में हमने देखा था डी, 10 क्वेश्चन में 5 डी आंसर था. आज ए की बारी है. चलते देखते हैं. विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किस वेव का होता है? माइक्रोवेव, रेड लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और गामा रे. याद होगा, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा वेव थ्योरी में, वेव्स में, और वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी हमने देखा था. उसमें सेकेंड लास्ट है, नीचे सबसे नीचे है गामा रे, यानी सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका है? गामा रे का, यानी डी ऑप्शन हो गया. और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है गामा रे का एमंग दीज 4, और सबसे बड़ा होगा माइक्रोवेव का. क्लियर है? आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो उसमें. तो यहाँ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो है वो डी है, यानी गामा रे. और 16 क्वेश्चन अगर हम देखें, 16, तो विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग. फॉगी एरिया में या जहाँ हिली एरिया है, जहाँ बर्फ वगैरह ज़्यादा पड़ते हैं, बर्फ ढका रहता है, वहाँ पर फॉग ज़्यादा होता है, जल का वाष्प ज़्यादा होता है, जल वाष्प जिसको बोलते हैं भाप, तो वहाँ ज़्यादा होता है. तो वहाँ पर फोटोग्राफी में क्या होता है? ब्लर इमेज आता है ना. अगर कैमरा से हम फोटो लेते हैं तो वहाँ ब्लर इमेज आ जाता है फॉग के कारण. वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इंफ्रारेड. भाई आप लोगों ने शादी में भी देखा होगा पहले वीडियोग्राफी, और आज भी वीडियोग्राफी जो होते हैं हाई वोल्टेज वाले लाइट को है ना थ्रो किया जाता है फेस पर, जिससे कि क्लियर इमेज आए. तो यहाँ पर बी हो जाएगा इंफ्रारेड. क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें, द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप. वेरी गुड, आपने माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है ना. इसमें जो इमेज बनता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लिया इस तरह से, तो ये फोकस के अंदर रखते हैं इमेज को. यहाँ से इस तरह से जाती है, और यहाँ से एक लाइट ऐसे, यहाँ से जब आँखों से हम देखते हैं, इसको देखते हैं तो पता चलता है कि पीछे एक इमेज बनता है. दिस इमेज इज नॉट रियल. ये रियल नहीं होता है, आभासी होता है ना. आभासी होता है, इमेजिनरी होता है, और इरेक्ट भी है, सीधा भी है. तो सीधा और आभासी, इसके कंपैरिजन में, ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पूछ रहा है. ए भी है तो यहाँ ए डैश बी डैश हो जाएगा, तो सीधा भी हो गया, एंड विच इज नॉट रियल तो आभासी हो गया, इमेजिनरी हो गया. तो आंसर ए. आज तो ए की बारी है. ए नाम से जिसका भी लेटर है
वो आप याद रखना, आज का दिन उसके लिए। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? अगर लाइट का सेम मीडियम में रिबाउंड होना रिफ्लेक्शन कहलाता है, उसमें मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, राइट? तो हम कहते हैं कि व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब रेयर टू डेंसर में जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? तो ये किसके कारण होता है? ये दो रीजन के कारण होता है, वेवलेंथ या स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है बेटे। व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू डिफरेंट मीडियम वी कैन से, बट फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्पीड या वेवलेंथ चेंज होता है, या वेवलेंथ के कारण स्पीड चेंज होता है, ऐसे कहो आप। तो इसमें भी ऑप्शन ए की बारी है भाई आज। जिसका नाम ए से है वो याद रखना। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय, ये तो सिंपल जानते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल है। तो हाइजेंस, ये सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुड बी, व्हाट इज मीन बाय डिफ्रैक्शन? आप लोग जानते हो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे टॉपिक्स लाइट में है। डिफ्रैक्शन कहते हैं कि द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल। अगर लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वहाँ कॉर्नर से बेंड कर जाती है लाइट, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में कंडीशन होता है कि वेवलेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट के ऑर्डर का होना चाहिए, है ना? ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ है उसी के लगभग बराबर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, दोगला होता है लाइट। इसके एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। आजकल लाइट से ज्यादा तो इंसान दोगले होते हैं, है ना? कुछ इंसान दोगले किस्म के होते हैं, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और, है ना? चेहरे पर कुछ और चेहरे के पीछे कुछ और। खैर चलिए, अभी हम लोगों को सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो लाइट के नेचर जो है, जैसे वेव थ्योरी में हम लोग वेव नेचर पढ़ते हैं, सिंपल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग दोनों नेचर पढ़ते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, राइट? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज बी। ये हो गया बी आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द फोर्स विच कॉजेज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप लोग जानते हो कि गोल्ड फॉइल पर रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस पर, तो उसका बम्बार्डमेंट कराया। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधी निकल जाती है,
कुछ बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, और कुछ है कि रिबाउंड हो जाती है, जिससे कि न्यूक्लियस का खोज किया था। तो अब कहता है कि रिबाउंड क्यों होता है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और वो फोर्स जो होता है वो फोर्स आता है कूलम्ब फोर्स, है ना। कूलम्ब फोर्स कौन सा है भाई, F इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 हो गया ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, Q2 हो गया चार्ज ऑन न्यूक्लियस, है ना, और R जो हो गया ये बीच का डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस है, और फोर्स तो हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव में, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। खैर चलिए, तो यहाँ पर हमको सिर्फ फोर्स देखना है, यानी आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। जैसे ही हम लोग देखते हैं मास और एनर्जी में रिलेशन आ जाए तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। कहा गया है, और आइंस्टाइन ने कहा है, इफ वी थ्रो दिस ऑब्जेक्ट anywhere with the speed of light then it will convert into energy, और वो एनर्जी कितना होगा mc स्क्वायर। तो यहाँ पर मास जो है वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम का मतलब हो गया इतना kg, ऐसा यूनिट में हम लोग कर रहे हैं, और c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10 के पावर 8 मीटर का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व हम लोग करें 1/10 के पावर 2 लिख दो या 100 लिख दो, यहाँ 9 × 10 के पावर 16, ये 2 0 यहाँ कट जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 9 × 10 के पावर 14 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए 23 का ऑप्शन ए हो गया। 24 चलते हैं अब। 24 में देखते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। यहाँ पर इम्प्योरिटी बोला है, चलो इम्प्योरिटी हम लोग मान लेते हैं, डोपिंग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर में दो चीज मिलाया जाता है, 13 ग्रुप के एलिमेंट और 15 ग्रुप के एलिमेंट। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन ले लें, ये 14th ग्रुप का होता है, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अगर इसमें 13 ग्रुप के एलिमेंट मिला दें, जैसे एल्युमिनियम मिला दिया, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, यानी एक खाली रह जाता है, और एक खाली रहने का मतलब डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। अगर यहाँ पर हम नाइट्रोजन मिला दें, यानी 17th ग्रुप का मिला दें, तो क्या होगा कि यहाँ पर 5 हो जाता है ना, सॉरी 15th ग्रुप का मिला दें तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 तो यहाँ शेयर कर लेगा, एक फ्री हो जाएगा, जिसको हम लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसको बोलते हैं एन टाइप। समझ में आ रही बात। तो एन टाइप के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, 15th ग्रुप के एलिमेंट, जैसे वैलेंसी ऑफ 5 की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ 5, यानी बी आंसर हो गया ऑफ 25। समझ में आया बच्चे। इसके बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 से, उधर भी चल रहा है हमारा वीडियो, अलग से आप देखोगे तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के एंड चैप्टर तक हम कराएंगे एक एक करके 12th क्लास के लिए, और उसी तरह 11th के लिए भी हमने अभी शुरू करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम। फॉरबिडन बैंड किसको कहेंगे, देखिए
तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, मेटल जिसको कंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर। क्लियर है? तो आजकल जितने भी हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, सारे में सेमीकंडक्टर यूज होता है। वही डोप्ड सेमीकंडक्टर, एन टाइप या पी टाइप जो भी हो। तो ऐसा क्यों, सेमीकंडक्टर क्यों यूज करते हैं? उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे आप ऑन करते हो एकदम से नहीं चल पड़ता है, उसका रीजन क्या है हम लोग यहां देखते हैं। अगर कंडक्टर की बात करें, इसमें कहते हैं इसको वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी मटेरियल का, वो वैलेंस बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। वही इलेक्ट्रॉन्स जब करंट पास कराते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, एंड ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर में क्या होता है कि ये दोनों ओवरलैप होते हैं, यानी जो मेरा है वो तेरा है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में होते हैं, और यही रीजन है कि जैसे हम करंट पास कराते हैं इंस्टेंटली करंट फ्लो होने लगता है। क्लियर है? ये कंडक्टर का हुआ है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये स्मॉल गैप होता है बीच में, इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, एनर्जी गैप बोलते हैं दोनों के बीच। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जरा समझिए ठीक से, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसको हम ऑन करते हैं, मोबाइल को या कंप्यूटर लैपटॉप को, जैसे ऑन करते हैं हम लोग उसमें एनर्जी डालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और ये जंप करता है कंडक्शन बैंड में। एनर्जी ले लिया, कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, और इससे करंट फ्लो होने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये स्मूथली चलने लगता है। इंसुलेटर में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है। अगर डायमंड की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना भी हम एनर्जी दे तो वो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता है, उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल ही नहीं पाता। दैट्स वाई हम लोग नॉन कंडक्टर यूज नहीं करते हैं, इंसुलेटर जिसको बोलते हैं। अब आप कहोगे कि मेटल क्यों नहीं यूज करते भाई, मेटल के चिप्स बना ले हम लोग, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सब में, मोबाइल में मेटल यूज करो। तो बेटे इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, अगर हम उसमें करंट डालते हैं तो और हम लोग जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट होता है, मेटल में जब करंट फ्लो करता है तो हीट अप होता है। हीट होने से वो माइन्यूट सर्किट जो होता है वो गल सकता है, ब्रेक कर सकता है, और हमारा जो सिस्टम है वो हैंग हो जाता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो सबसे ज्यादा होता है फॉरबिडन गैप किस में होता है, तो नॉन कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में। आपको तीनों याद हो गया, तो इंसुलेटर में होता है, और इसका आंसर है बी। बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देन एंड देयर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।